Welcome to Job Grade IAS. On Saturday, we discussed a very important topic of the modern Indian history, that was rise of revolutionary nationalism in India. We discussed the phase 1, which was before World War I. Now we will discuss another phase, that is phase 2, rise of revolutionary nationalism phase 2. Now मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि फेज 1 और फेज 2 डिसाइडेड नहीं थे. सर्कमस्टांसेस में अलग अलग फेज में अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जिन्हें हिस्टोरियंस ने फेज 1 और फेज 2 कहा. तो हम देखते हैं कि फेज 1 जो स्टार्ट हुआ था वो तो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले स्टार्ट हुआ था. ठीक है, जो था फेज 1. और यहां पर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, फेज 2 स्टार्ट होगा. ठीक है, एक एक करके देखते हैं, इजी वे में इसको समझते हैं. मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने, रिवाइज करने, थोड़ा अपनी टेक्स्ट बुक्स को भी देखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बाद में. तो यहां पर हम देखते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है और जब ब्रिटिश अपने वादे से मुकर जाते हैं कि वो इंडिया को सेल्फ रूल देंगे, तब गांधी जी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं. पर जब ये मूवमेंट अपने पीक पर होता है, तब चौरी चौरा कांड होता है. आई हैव टोल्ड यू व्हाट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट, कि जब एक प्रोसेशन पर पुलिस अटैक करती है, गोली चलाती है, और रिटेलिएशन में वही प्रोटेस्टर्स जो होते हैं पुलिस थाने में आग लगा देते हैं और 22 पुलिस वाले वहाँ पर जिंदा जल जाते हैं. तो इस वायलेंस की वजह से गांधी जी इस मूवमेंट को विड्रॉल कर लेते हैं. ना अब जब गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया है, तो ऑब्वियसली उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनको 6 ईयर्स की जेल हो जाएगी. हालांकि वो जल्दी बाहर आ गए थे, बट जैसे ही उन्हें 6 ईयर्स की जेल सुनाई गई, वैसे ही पूरे देश में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया कि गांधी जैसा मास लीडर कोई था नहीं जो एक साथ लोगों को लेके चल सके. अब यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज होगी. जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि एक तो कुछ लोग ऐसे थे ग्रुप 1 में जो गांधीयन आइडिया पे ही चल रहे थे. ग्रुप 1 में जो लोग थे वो गांधी जी के आइडिया पे थे. मतलब कि हम लोग जैसा गांधी जी ने बोला था वैसा ही करेंगे, भले ही जाए गांधी जी अभी जेल में. हम लोग शराबबंदी की मांग करेंगे, चरखा चलाएंगे, हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वॉलंटियर्स बनाएंगे, स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये जो था ग्रुप 1 जो था, ये गांधीयन फिलॉसफी का था. अब इनमें ही जब बंटवारा होता है तो एक ग्रुप 2 निकल कर आता है कांग्रेस के अंदर ही, जो ये एडवोकेट करता है, जिसकी डिमांड ये होती है, जिसकी डिजायर ये होती है कि गांधीयन तरीकों से इनको नहीं लगता था कि ये सेल्फ रूल को अचीव कर पाएंगे. यहां पर ये सोचते हैं ग्रुप 2 में कि क्यों ना हम इलेक्शन लड़े और इलेक्शन के थ्रू असेंबलीज में जाएं और जितना हो सके ब्रिटिश गवर्नमेंट के कामों में बाधा डालें, सरकारी बाधा डालें. ठीक है, जिससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस, जो कानून बनाती है जो इंडियंस के अगेंस्ट जाते हैं, वो बन ना पाए. ठीक है, और इस तरह धीरे धीरे हम आगे बढ़े. तो ऐसा जो ग्रुप 2 था, बेसिकली इन्हें बोलते थे स्वराजीज, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, जिनमें 2 फेमस थे, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू. और एक अलग ही ग्रुप 3 था जो इन यंग लीडर्स का था, जैसे आप ग्रुप 3 कह सकते हैं. इन लोगों का क्या विश्वास है कि जैसे हम ब्रिटिश हमारे साथ करते हैं वैसा ही हम उनके साथ करें. टिट फॉर टैट वाली फिलॉसफी, जैसी हमने फेज 1 में देखी थी. वी विल एलिमिनेट द ब्रिटिश विद वायलेंस, विद वेपन्स, विद असैसिनेशंस, वी विल शो देम आवर फियर. तो यहां पर हम इनकी बात कर रहे हैं ग्रुप 3 की, जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो ही गया कि किस तरीके से गांधी जी विड्रॉ होते हैं, अरेस्ट होते हैं, और 3 ग्रुप्स आपके आते हैं.
ठीक है। यहाँ पर जो नोटेबल पर्सनैलिटी है, यू कैन सी द पिक्चर, इज सचिंद्र नाथ सान्याल। यहाँ पर इन्होंने एक बुक लिखी थी बंदी जीवन। तो बंदी जीवन जो बुक थी वो इन्होंने अपने ऊपर ही लिखी थी। इसमें इन्होंने बताया था कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा जब इन्होंने मूवमेंट को लीड किया, जब इन्होंने जेल की सजाएं काटी। बाय द वे ये एक मैं आपको बताता हूँ कि आप इनको इतना ऐसे ना समझें कि ये भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद की एज के थे, ये उनसे शायद उम्र में काफ़ी बड़े थे। ठीक है, ही बॉर्न इन 1894। ठीक है, तो इनसे काफ़ी सीनियर थे। और अब इन्हीं की बातों से यंग लीडर्स जैसे आज़ाद है, राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्ला खां है, ये इंस्पायर होंगे। अब इंस्पायर होने का रीजन भी हो सकता है, केवल बुक थोड़ी कोई रीजन हो सकता है। रीजन ये होता है कि ये जो फेज 1 था रेवोल्यूशनिज्म का, उसमें भी थे। आपको मैंने जब फेज 1 पढ़ाया था तब मैंने एक अनुशीलन समिति बताई थी। ही वॉज द मेंबर ऑफ दैट समिति। ठीक है, इन्होंने काफी उस समिति के लिए काम किया था, जेल भी गए थे। तो ही हैड द एक्सपीरियंस, ही रोट द बुक, ही इंस्पायर्ड people like Chandrasekhar Azad, people like Ram Prasad Bismil, people like Ashfaq Ullah Khan, people like Rajendra Lahiri। ठीक है, तो यहां पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है कानपुर में 1924 में। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं वो खुद आपके सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, जोगेश चटर्जी, अशफाक उल्ला खां, ये मेन मेंबर्स होते हैं जिन्होंने इसको फाउंड किया था, इसकी नींव रखी थी। यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर एस नहीं है। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो पहली एक्टिविटी होती है, जो बड़ी एक्टिविटी होती है, वो होती है काकोरी कॉन्स्पिरेसी, जिसे आप हिंदी में काकोरी कांड भी बोलते हैं, जो 9 अगस्त 1925 को होता है। यहाँ पर जो सरकारी खजाना था, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी थी, वो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन में। तो उस ट्रेन को ये रेड करते हैं, लूटते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब इन्होंने ट्रेन को लूटा तब वहां पर कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मतलब कहते हैं कि किसी भी जो पैसेंजर था उसको इन्होंने बंधक नहीं बनाया था, जस्ट डराया था और सारा खजाना लूटा था। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक जान भी गई थी। ठीक है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट काकोरी कॉन्स्पिरेसी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। इसका था HRA। तो यहाँ पर जब सरकारी खजाना लूटा जाएगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हरकत में आएगी। और ब्रिटिश पुलिस, आपको थोड़ा बैकग्राउंड में इसका देता हूँ कि जब काकोरी कांड हुआ तो ये ऐसा इजी कांड नहीं था कि आप गए और सीधे ट्रेन लूट ली। एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी और इससे ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था पूरी तरह से हिल गया था। तो साफ ऑर्डर्स थे कि जगह जगह पर रेड मारो जहाँ पर इंडियंस है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे लाइब्रेरीज हो, चाहे आपके कोई अखाड़े चल रहे हों, चाहे आपके कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस हो जहाँ पे ज़्यादा इंडियंस हैं, रूरल एरियाज में रेड मारो। और अगर कोई रेड से बचना चाहता है तो उसे शूट कर दो ऑन साइट। तो यहाँ पर 29 मेंबर्स HRA के पकड़े जाते हैं और यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को डेथ पेनल्टी दी जाती है। जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे HRA के, उन तीनों को डेथ पनिशमेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको बचाने की कोशिश भी की गई थी। इनको बचाने के लिए ऑब्वियसली इनकी डेथ पेनल्टी से पहले जो गोविंद वल्लभ पंत थे, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी। बट ऑब्वियसली इन्हें अलग अलग जगहों पर फांसी दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो बचा भी नहीं पाए थे, केस भी ज़्यादा लड़ नहीं पाए थे। बट ये फैक्ट आपको याद रखना है कि गोविंद वल्लभ पंत जो थे उनकी लीडरशिप में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने HRA के मेंबर्स को बचाने के लिए केस लड़ने का सोचा था। नेक्स्ट, तो यहाँ पर सभी जो मेंबर होते हैं HRA के वो खत्म हो जाते हैं, सिवाय चंद्रशेखर आज़ाद के। आपको पता है चंद्रशेखर आज़ाद जो होते हैं वो कभी भी पकड़ में नहीं आते हैं। ठीक है, वो जिंदा कभी भी ब्रिटिश पुलिस के पकड़ में नहीं आए थे। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भी थोड़े डिसअपॉइंट होते हैं कि इतनी जो थी उन्होंने मेहनत से एक सोसाइटी बनाई और सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, जो कमेटी, जो उनकी पार्टी के मेंबर्स थे, सब या तो अरेस्ट हो गए या फिर वो फांसी पर लटका दिए गए। तो यहाँ पर अब एक नए रेवोल्यूशनरी का उदय होता है, एक नया रेवोल्यूशनरी पिक्चर में आता है, एंड दैट इज भगत सिंह। तो भगत सिंह जो थे पंजाब में थे, उस समय पैदा हुए थे और
अपने ग्रेजुएशन की इन्होंने पढ़ाई पूरी की थी। भगत सिंह वॉज अ वेल क्वालिफाइड मैन। तो यहाँ पर भगत सिंह जब देखते हैं, थोड़ा सा इसका भगत सिंह का भी मैं बैकग्राउंड देता हूँ। जब भगत सिंह 11 साल के थे तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ठीक है, इससे भी कम उम्र तब थी जब जलियांवाला बाग हुआ था। तो ये दो इवेंट्स ने उनके दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी थी, जिससे वो ये मानने लग गए थे कि अगर इंडिया को इंडिपेंडेंट कराना है तो एक अलग ही फिलॉसफी लेके आनी पड़ेगी। ना तो कांग्रेस की फिलॉसफी होगी, ना वो किसी दूसरी पार्टीज की फिलॉसफी होगी। तो इसी फिलॉसफी को प्रोपोगेट करने के लिए भगत सिंह नौजवान भारत सभा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके काफी मेंबर्स होते हैं। भगत सिंह होते हैं, छबील दास होते हैं, केदारनाथ सहगल होते हैं, सुखदेव सिंह होते हैं। ठीक है, अच्छा राजगुरु मत लिख देना, क्योंकि राजगुरु महाराष्ट्र से आए थे, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया था। फाउंडिंग मेंबर यही थे। ठीक है, हालांकि इनके कभी नाम भी आपसे नहीं पूछेंगे, सुखदेव सिंह कैन बी आस्क्ड। ठीक है, सो डोंट वरी। तो यहाँ पर 1926 में नौजवान भारत सभा बन जाती है। तो नौजवान भारत सभा का काम क्या होता है? ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, यहाँ पर ये एक लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी है। मैं इतना उसमें नहीं जाना चाहता कि लेफ्ट लीनिंग और राइटिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, बट भगत सिंह मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और प्रोपोगेट करते हैं, उसे फैलाते हैं। और जो प्योर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी होती है, मैं आपको बताता हूँ, वो बात करती है मजदूरों की और किसानों की, जो गिरे हुए वर्ग हैं उनकी बात करती है। तो यहाँ भगत सिंह भी ये बात करेंगे कि हम मजदूरों और किसानों को एक लेवल पर लाएं और मूवमेंट को हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि भगत सिंह का विजन बहुत क्लियर था। भगत सिंह ये चाहते थे कि हर वर्ग इक्वल लेवल पर आना चाहिए, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई सरकारी सेवक हो। क्योंकि क्लास डिस्क्रिमिनेशन जो था वो ब्रिटिश की बहुत ही एक एवरग्रीन पॉलिसी थी इंडियंस के अगेंस्ट। तो भगत सिंह का विजन बहुत क्लियर था कि हम सबको साथ आना पड़ेगा। ठीक है, हम किसी भी गवर्नमेंट में नहीं मानते। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं एनार्की, एनार्किज्म। एनार्किज्म एक ऐसी फिलोसफी होती है जो किसी गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करती। ठीक है, मुझे कोई नहीं पसंद है ना, आई डोंट लाइक एनी गवर्नमेंट, क्या कोई आओ। तो ऐसे व्यक्ति को एनार्किस्ट बोलते हैं और उसकी फिलोसफी को एनार्किज्म बोला जाता है। तो भगत सिंह का आइडिया यही था कि हम साथ आए, हमें एक्सेप्ट नहीं है कोई भी गवर्नमेंट, हम एक सिंगल एम बनाए कि टोटल इंडिपेंडेंस ही हमारा एम होना चाहिए। अदरवाइज अगर हम इस तरीके से चुनाव लड़के सरकारें बदल के आज़ादी लेना चाहेंगे, तो भगत सिंह ने एक बात क्लियर कही थी कि गोरा साहब तो एक दिन चला जाएगा और काला साहब आके बैठ जाएगा, और वो वही करेगा जो गोरा साहब करता था। तो भगत सिंह वॉज अ विजनरी लीडर। ठीक है, तो यहाँ पर 1928 में HSRA बनती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और ये फिरोज शाह कोटला दिल्ली में बनती है। अगेन जो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो हरकत में आते हैं और उन्हें इसका कमांडर इन चीफ बनाया जाता है। HSRA के जो प्रमुख होते हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं। तो यहाँ पर HSRA का जो एम होता है, इंडिया में सोशलिस्ट और रिपब्लिकन आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश करना होता है। ऑब्वियसली ये जो दो आइडिया थे, सोशलिस्ट और रिपब्लिकन, ये उस टाइम रशिया में भी बहुत फेमस थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी आइडियोलॉजी को लेकर के HSRA आगे चलती है। ये दोनों वर्ड आपके प्रियम्बल में भी मेंशन है, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन। ठीक है, इनको जाकर के आज स्टडी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो इनके रीजनल लीडर्स थे, पंजाब से HSRA का काम भगत सिंह देखते थे, सुखदेव देखते थे, भगवती चरण वोहरा देखते थे। और उत्तर प्रदेश से यही काम शिव वर्मा, जयदेव कपूर और चंद्रशेखर आजाद देखते थे। हालांकि इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी थे। उस टाइम का पंजाब बहुत बड़ा था, उसमें लाहौर भी आता था, यूपी भी, आज का जो यूपी है। बट एक लिमिटेशन थी कि पंजाब और यूपी के अलावा हम कहीं ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, जो HSRA थी। अब HSRA को अपना दायरा बढ़ाना था, क्योंकि आपको अपना आइडिया प्रोपोगेट करना है तो पूरे हिंदुस्तान में वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनको लगता है कि देखो, कुछ पैम्पलेट्स छापने से, कुछ लेख लिख देने से, या फिर कुछ जगहों पर हमने जो अंग्रेज़ों का विरोध करने से, हम सिर्फ यहीं के न्यूज़पेपर्स में ही फेमस हो सकते हैं। हमको अपनी पहुंच दूर तक करनी है। तो उसके लिए अब ये क्या स्टेप्स लेंगे वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हालांकि दिस वाज नॉट द एजेंडा ऑफ HSRA। आपको बताता हूँ 1920 की सबको इवेंट याद है, 1928 जब इंडिया में साइमन कमीशन आता है। ठीक है, अब साइमन कमीशन आता है, सबको पता है लाला लाजपत राय
सबसे आगे खड़े होते हैं उनके विरोध में। इवन इनको हाई फीवर भी था उस टाइम, फिर भी ये अपने प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। साइमन कमीशन क्या था, वी विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिश पुलिस इनकी मेडिकल कंडीशंस को देखे बिना, इनकी एज को देखे बिना, इनके सिर पर लाठियों से वार करती है। और वो नॉर्मल लाठी भी नहीं होती थी, वो बेसिकली उस पर कोटिंग होती थी आयरन की और स्टील की, तो उसकी बहुत तेज़ लगती थी। तो इंजर्ड हो जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। नाउ अब जो यंग लीडर्स लाइक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ये प्लान करेंगे रिवेंज का, कि हम रिवेंज लेंगे लाला जी की मौत का। और इन पर जो लाठी बरसाने वाला जो ऑफिसर था, जो ब्रिटिश एसपी था, उसका नाम था स्कॉट। उसका नाम था स्कॉट। तो अब मारने का प्लान बनाता है, स्कॉट को मारने का प्लान बनाते हैं, और पैम्पलेट्स भी छपवा देते हैं कि HSRA ने स्कॉट को मारकर लाला जी की मौत का बदला ले लिया है। बट बाय मिस्टेक जब ये वहां पर रेकी करने जाते हैं, आपने फिल्म भी देखी होगी भगत सिंह वाली, तो वहां पर सॉन्डर्स जो होता है वो सामने आ जाता है ना। अब तैयारी करके आए हैं तो कुछ तो करेंगे ही, तो ये मिस्टेकनली सॉन्डर्स को ही शॉट कर देते हैं। सॉन्डर्स की वहां पर डेथ हो जाती है। और अब रातों रात ये चर्चा चलती है कि क्यों ना पैम्पलेट में स्कॉट का नाम काट के सॉन्डर्स का नाम लिख दिया जाए। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी इवेंट थी, ब्रिटिश एसपी को आपने मार दिया। तो यहाँ पर इन्होंने लाला लाजपत राय जो थे उनकी हत्या का रिवेंज ले लिया। तो यहाँ से 1929 में ये लोग HSRA के जो मेंबर्स थे, इन्होंने एक रेलगाड़ी को भी उड़ाने की कोशिश की थी जिसमें लॉर्ड इरविन ट्रेवल कर रहा था। और सबसे बड़ी इवेंट जो आप सब जानते हो वो थी लाहौर बॉम्बिंग। लाहौर में ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर डिस्कशन चल रहा होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एक पब्लिक सेफ्टी बिल था, इन पर डिस्कशन चल रहा होता है। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त असेंबली में आते हैं। आने के बाद वो बम फेंकते हैं। ठीक है, ये बम बनाने की ट्रेनिंग जो थी इन्होंने बंगाल में ली थी। और बंगाल में बेसिकली जो जतिन दास थे, जो केमिस्ट्री के एक स्कॉलर थे, उन्होंने ये ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त जो थे वो बॉम्बिंग्स वहाँ पर करते हैं। और एम वॉज वेरी क्लियर कि हम किसी को हार्म नहीं करना चाहते, हमने बहुत कुछ देख लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक सॉफ्टली बिहेव करके। नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड कि बहरों को जगाने के लिए धमाका किया जाए। और ये खुद ही अपनी गिरफ्तारी भी दे देते हैं। अब यहाँ पर जो इनका एम था कि हमें बड़े लेवल पर आकर के खुद को प्रोपोगेट करना है, खुद की आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करना है, वो बड़ा क्लियर था कि भगत सिंह जेल में रहेंगे और जेल में रह करके बार बार जब कोर्ट में इनका ट्रायल होगा तब ये अपनी आइडियोलॉजी को बार बार बताएंगे, जिससे इंडिया का हर न्यूज़पेपर इनकी आइडियोलॉजी को छापेगा। और HSRA का जो एम है, HSRA का जो एजेंडा है, वो देश का बच्चा बच्चा जान जाएगा। यहाँ पर आप बटुकेश्वर दत्त की बात करें और भगत सिंह की बात करें तो इन पर मुकदमा चलता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद इस आइडिया से खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि भगत सिंह जो है वो जेल में जाएं, वो चाहते थे कि भगत सिंह बाहर ही रहें। बट भगत सिंह वॉज अ विजनरी लीडर, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को मना लिया कि नहीं, मैं जेल से ही रह के HSRA का एजेंडा आगे चलाऊंगा। तो यहाँ पर इन दोनों पर केस चलता है। और अब जो एक टर्निंग पॉइंट इस मूवमेंट का आता है वो ये होता है कि क्यों ना भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो हैं इनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इन्होंने हत्या का प्रयास तो किया ही नहीं है। तो यहाँ पर इनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स का दर्जा दिलवाने के लिए, अच्छा पॉलिटिकल प्रिजनर का जब आप दर्जा दोगे तो उससे होगा क्या? जनरली जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो होते थे ब्रिटिश सेलुलर जेल्स में, उनके साथ बिहेवियर इतना हार्श नहीं था जितना क्रिमिनल्स के साथ वो करते थे। कोई टॉर्चर नहीं था, पढ़ने के लिए अखबार दिया जाता था, पहनने के लिए नए कपड़े भी दिए जाते थे, खाना भी उनको ठीक सर्व होता था। जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमारे जवाहरलाल नेहरू रहे, महात्मा गांधी रहे, ठीक है, तो उनके साथ बिहेवियर थोड़ा लीनियंट था। बट यहाँ पर बिहेवियर लीनियंट नहीं होगा। तो यहाँ पर लीनियंट बिहेवियर के लिए, पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा दिलवाने के लिए जतिन दास वही जतिन दास जिन्होंने बम बनाना सिखाया था HSRA के मेंबर्स को बंगाल में, ये 64 दिन की हंगर स्ट्राइक करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, और 64वें दिन इनकी डेथ हो जाती है। और लाहौर से कलकत्ता
इनकी जो मॉर्टल रिमेन्स होती है, जो डेड बॉडी होती है, वो लेकर आती हैं दुर्गा देवी। दुर्गा देवी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी, और भगवती चरण वोहरा जो थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी जब जतिन दास के बनाए हुए बम का ट्रायल हो रहा था। तो दुर्गा देवी वॉज अ रेस्पेक्टेड लेडी इन HSRA, एंड ये जब लाहौर से कैलकाटा वापस लेकर आई जतिन दास के मॉर्टल रिमेन्स को, तो लाखों की भीड़ ने इन्हें श्रद्धांजलि दी थी, इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ पर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की सेंट्रल जेल में कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि देखो 24 मार्च को देनी थी, वो तो हम एक जनरल टॉपिक ऑफ डिबेट हो गया कि, और 23 मार्च को दे दी। बट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट थी वो ये थी कि इस समय गांधी इरविन पैक्ट भी चल रहा था। तो जब गांधी इरविन पैक्ट चल रहा था, तब उसकी एक डिमांड गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने रखी थी कि सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर गांधी जी का नाम खराब इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में कोई बात नहीं की थी। इतिहासकारों का एक ग्रुप ये भी बोलता है, एक पक्ष ये भी बोलता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी के साथ सॉन्डर्स मर्डर की फाइल भी इन पर खुली हुई थी। तो ऑब्वियसली वो एक मर्डर का केस ही चल गया था, एक वायलेंस का केस ही हो गया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि गांधी जी की जो पॉलिटिकल पावर थी उस टाइम, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो इरविन को इस बात के लिए मना सके कि इन यंग लड़कों को छोड़ दिया जाए। और इनको छुड़ाने का जो एक मादा रखते थे वो एक ही व्यक्ति थे, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। और उनका एक ही प्लान था कि लाहौर जेल पर अटैक किया जाए और इन तीनों को छुड़ा लिया जाए। बट उससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को एल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं। यू हैव सीन द केस इन मैनी मूवीज कि वो लास्ट की जो बुलेट होती है वो अपने सिर में ही शूट कर लेते हैं। आज़ाद थे और आज़ादी वो रह जाते हैं। नाउ यहाँ पर अब HSRA जो होती है उसकी एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अब एक ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज का होता है बंगाल में। तो बंगाल में दो इंपॉर्टेंट संस्थाएं बनती है। पहली होती है बंगाल स्वयंसेवक संघ, जिसको हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने फाउंड किया था। दूसरी होती है श्री संघ, जिनको अनिल रॉय ने बनाया था। ठीक है, आप इनको ध्यान से देखते रहें, ये आपके एग्जाम में फैक्ट डायरेक्ट आ सकता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो जनवरी 1924 में गोपीनाथ साहा ये एक असैसिनेशन का अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करते हैं ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर पर। ऑब्वियसली पकड़े जाते हैं और इन्हें फांसी दे दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना होती है और ये चटगांव में एक शस्त्रागार होता है, आर्मरी होता है, उस पर रेड करते हैं। मैंने यहाँ पर फोटो लगाई है, ही इज मास्टर सूर्य सेन। He was a teacher in Bengal, and these two ladies are the strong pillars of Indian Republican Army, कल्पना दत्त एंड प्रीतिलता वाडेकर। दोनों ही आई थिंक ये 16 और 19 ईयर ओल्ड, काफ़ी यंग गर्ल्स थी। तो यहाँ पर ये अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं और चटगांव में जो आर्मरी होती है उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। रिटेलिएशन होता है और ब्रिटिश आर्मी चटगांव में बेसिकली अब जो आर्मरी होती है उसको रिकैप्चर करती है। अब ये इतना ब्रिटिश आर्मी के लिए इतना ईजी नहीं होता है कि चटगांव में आर्मरी को वापस ये है रिकैप्चर करें, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट बना ली थी, अनस्टेबल गवर्नमेंट बना ली थी, टेम्परेरी गवर्नमेंट बना ली थी। और वो गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट थे वो सूर्य सेन थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब रिटेलिएशन होता है, काफ़ी टफ चीज़ें यहाँ पर होती है, एक टफ फाइट होती है। और प्रीतिलता वाडेकर जो होती है वो रेलवे इंस्टीट्यूट पर जब रेड हो रही थी
तब वहाँ पर मारी जाती है। कहते हैं पकड़ी गई थी, बट इनसे चीज़ें उगलवा ना ले तो इन्होंने जहर खा लिया था। इसके बाद कल्पना दत्त और सूर्य सेन, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। कल्पना दत्त जो थी उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, आजीवन कारावास दिया जाता है। सूर्य सेन जो होते हैं उन पर डेथ पेनल्टी लगाई जाती है, उन्हें फांसी हो जाती है। नाउ इन दिसंबर 1931 एक दो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज लेडीज थी, सुनीति चौधरी एंड शांति घोष। ये अपने एरिया के डीएम को गोली मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। और इसके बाद फरवरी 1932 में वीना दास ट्राई करती है बंगाल के गवर्नर को गोली मारने का, बट वो फेल हो जाती है और अरेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक जो हमने टाइमलाइन देखी वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का फेज 2 था। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये करीब 10 साल चलता है और उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे इंडिया में 1932 में कम्युनल अवार्ड आता है, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का उदय होता है, मुद्दे बदल जाते हैं देश में, ठीक है, छुआछूत वाले मुद्दे आ जाते हैं, आरक्षण के मुद्दे देश में आ जाते हैं। और 1934 में बंगाल में एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो मूवमेंट होता है ये अपना मोमेंटम खो देता है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो जाता है, बिकॉज आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू होता है 1939 में, कुछ 5 साल बाद, तब वापस सब ये अपनी एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दिस वाज फेज 2 ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप you got all the points, and for more such updates, subscribe. Thanks a lot.